सही बात है। चलो, करें शुरू। ठीक है। कौन? ए, अच्छा। अच्छा, चलो भाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो। क्वेश्चन 30 तक हमने कर लिए थे, 31 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 31। दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका एलसीएम 462 हो तो इनका में से क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं से पूछ रहा भाई क्या होगा, तो हमें पता है, क्या पता है हमें, ठीक है, कि एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम वो एच सी एफ इंटू आरपी होता है क्या, रेशियो का प्रोडक्ट, रेशियो प्रोडक्ट। तो हमें निकालना क्या है भाई, एच एफ निकालना है, क्या, एच एफ। तो हमें एच एफ निकालना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को रेशियो के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा एच एफ निकल जाएगा ना। तो एच एफ बराबर क्या होगा, एलसीएम कितना है हमारा 462, तो 462 को रेशियो के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो गया, 11 छिक्का 66, यानी कि ये हो गया हमारा 66। कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसे काट पीट कर दो बस। 11 छिक्का 66, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, तो 6 सतह 42। तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया आंसर। ये बताओ कोई दिक्कत है क्या, तो आंसर आ गया हमारा 7, ठीक है। तो 11 छिक्का 66 से 462 को डिवाइड कर दिया तो हमारा डायरेक्ट एचएफ निकल गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। ये चीज मैंने लिखवाई थी कि एलसीएम जो होता है वो एचएफ इंटू रेशियो प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो एलसीएम हमें पता है, रेशियो का प्रोडक्ट हम यहां से निकाल लेंगे, 11 छिक्का 66, 66 से डिवाइड कर दो एलसीएम को, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है सबके, ठीक है। और भी तरीके हैं निकालने के, लेकिन जो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया इससे निकाल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो फिर। क्वेश्चन नंबर 32। भाई प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का में से तथा लैसे क्या होगा। ये क्या है, कंसेक्यूटिव 3 इवन नंबर से, यानी कि प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याएं कौन कौन सी होगी, सम संख्याएं 2, 4, 6। इनका हमें निकालना क्या है, इनका हमें क्या निकालना है, में से तथा ले से, यानी इनका हमें एच भी निकालना है और इनका हमें एलसीएम भी निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2, 4, 6 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो 2, 4 और 6 तीनों को काट दे, 2, 4 और 6 तीनों को काट दे। तो बताओ क्या होगा, 2 होगा कि नहीं। तो जो तीनों को काट दे, 2 से ये 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर होता है या तो वो खुद बनता है एचसीएफ या उसका एक फैक्टर बनता है। तो अगर मैं खुद की बात करूं तो 2 से सारे के सारे कट रहे ना, क्योंकि 2 से बड़ा तो एचसीएफ नहीं हो सकता, 2 से छोटा हो सकता है या फिर खुद ही हो सकता है, तो 2 ही बनेगा एचसीएफ। क्लियर होगी बात। अब मैं अगर बात करूं एलसीएम की, तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है ना, बड़ा नंबर, या तो वो खुद एलसीएम बनेगा बड़ा नंबर या फिर उसका कोई मल्टीपल बनेगा। तो 6 तो बन नहीं सकता ना एलसीएम, क्योंकि 4 से नहीं कटता ना। तो 6 का पाड़ा पढ़ो, 6 दूनी 12, तो 12 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया हमारा 12। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो 2 और 12 हमारा एचसीएफ और एलसीएम है, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन, यानी कि 2 और 12। कोई दिक्कत, क्लियर होगी बात, समझ में आ रही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। भाई सबसे छोटा सारगुणज का मतलब क्या होगा, एलसीएम। सबसे छोटा सारगुणज का मतलब क्या होगा, एलसीएम। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, सबसे छोटा सारगुणज यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात, एलसीएम की। और 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड, ये किसकी बात कर रहा है, ये एचसीएफ की बात कर रहा है कि नहीं, ये एचसीएफ की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 36 और 60 का तो निकालना है क्या हमें, एलसीएम। और 18 और 45 का निकालना क्या है हमें, एचसीएफ। तो बताओ निकाल लोगे डायरेक्ट, या तो 60 बनेगा, बड़ा नंबर बनेगा, या फिर बड़े नंबर का कोई मल्टीपल। तो 60 तो बन नहीं सकता भाई, 60 तो 36 से कटेगा नहीं। तो 60 का पाढ़ा पढ़ो, 60 दूनी 120, 120 36 से कटेगा नहीं, 60 तीये 180, 180 36 से कटेगा 5 बार। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया भाई, 180 आ गया ना। एलसीएम हमारा कितना आया, 180। बोलो बात समझ में आ रही क्या। 36 का और 60 का जो एलसीएम है वो 180 है। अगर तुम ऐसा नहीं निकाल पाते, 9 चौक 36, यानी कि 2 का स्क्वायर 4,
और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 60 का मतलब क्या होता है 20 तिये 60, 60 का मतलब 20 तिये 60, और 20 का मतलब 4 पंजे 20, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और गुणा 3 और गुणा 5। देखियो 5 चौक 20 तिये 60 हो गया, ये तो हमारा 60 है और ये हमारा 36 है। तो एलसीएम के बारे में मैंने क्या बताया था तुम्हें कि एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेनी होती है। तो क्या लेनी होती है एलसीएम की बड़ी पावर। तो कॉमन फैक्टर में 2 का पावर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 की पावर 2 4 होगा, 3 का स्क्वायर या 3 की पावर 1, तो 3 का स्क्वायर लोगे यानी कि 9 लोगे, और जो रेस्ट पार्ट बचा इसको भी साथ में लेना है। तो 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, तो 180 एलसीएम आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे निकाल लो, अगर तुम ऐसे नहीं देख पा रहे कि 36 और 60 का जो एलसीएम होगा ये तो बड़ा नंबर खुद होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा, तो 60 एलसीएम बन नहीं सकता क्योंकि 36 से 60 कटेगा नहीं। तो 36 का पहाड़ा पढ़ो, 36 दूनी 120, वो सॉरी 60 दूनी 120 होता है, 60 का पहाड़ा पढ़ो, 120 36 से नहीं कटेगा, तो 60 दिए 180, 180 36 से 5 बार कट रहा है, समझ रहे बात को। तो इसका मतलब 180, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया। अगर मैं बात करूं 18 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड की यानी कि एचसीएफ की, तो तुम ये देखो सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या होगा भाई, 18 को भी काट दे और 45 को भी काट दे, तो क्या हो सकते हैं 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, इसका मतलब है 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो बड़े से बड़ा नंबर 9 इसमें भी है और इसमें भी मौजूद है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या बनेगा 9 ही तो बनेगा, समझ रहे बात को। एचसीएफ क्या क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा इनका 9। तो ये क्या कह रहा है बीच में इनको भाग ही तो देना, भाग दे दो, तो आंसर कितना आ गया 9 दूनी 18 यानी कि 20 आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आंसर हुआ हमारा पहला ऑप्शन यानी कि 20, कोई दिक्कत। चले अगले क्वेश्चन पे, आ रहा समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 34, 42 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 42 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, बताओ कितनी आई, 8 आ गई, कर लिया सबने 42। तो 42 को तोड़ लो, 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले, तो 42 6 सते 42 यानी कि 2 गुणा 3 और गुणा 7, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या पावर कितनी है भाई, एकक पावर है। तो जब टोटल गुणनखंड निकालने हो, कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर निकालने हो, तो तुम्हें बताया था ना टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना, पावर में 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, पावर में 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, पावर 1 में 1 जोड़ दो तो 1 और 1 2, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है, नोट कर लिया, हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, 65 और 117 का में से 65 m माइनस 117 के रूप में है, में दर्शाने योग्य हो, तो m का मान ज्ञात करो, बताओ किसका। तो आ गया सबका, आगे दो, ठीक है, जिसका नहीं आया वो देख लो भाई। भाई 65 का और 117 का में से निकालना हमें, में से का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो 65 को भी काट दे 117 को भी काट दे, तो 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117, इसका मतलब 13 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे। तो एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का, एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का 13 हमारा में से आ गया इन दोनों का। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं भाई में से तो हमारा 65 m माइनस 117 है ना, में से कितना दे रखा 65 m माइनस 117, तो हमारा जो में से है वो 65 m माइनस 117 है, लेकिन हमने निकाला कितना 13, तो ये भी में से है और ये भी में से, ये भी एचसीएफ है और ये भी एचसीएफ है, दोनों बात एक ही की है, बराबर है दोनों, ठीक है ना। ये भी इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ है जिनका ये एचसीएफ है, ठीक है। तो दोनों बात आपस में बराबर कर दी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये 117 है ना, तो 117 13 में जुड़ेगा कितना 130, और 65 m बचेगा इधर, 65 बटे में आ गया, तो m की वैल्यू कितनी बची 65 दूनी 130। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बता दो, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है भाई एकदम। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है, यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के, होता है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला सबको पता है,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, भाई एचसीएफ कितना दे रखा 35, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि 525 एलसीएम दे रखा, और उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एचसीएफ कितना है भाई यहाँ पे 35 और एलसीएम कितना है 525 को डिवाइड कर दो किससे, एक संख्या से 175 से, तो दूसरी संख्या बी निकल जाएगी भाई। तो 35 से काट दोगे, तो 35 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5 से काट दोगे तो कितनी बार कटेगा 105 बार। तो आंसर कितना आ गया हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कि 105। कोई दिक्कत, तो ऐसा सवाल आगे तो कर लोगे। ठीक है, मुझे लग रहा कि एचसीएफ एलसीएम की तो इतनी प्रैक्टिस करा दी मैंने कि सवाल गलत कर ही नहीं सकते अब तुम, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नोट कर लिया तुमने सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर कह रहा कि दो असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। ये फैक्चुअल बात है, सबको याद होना चाहिए कि दो सहभाज्य संख्याएं या फिर असहभाज्य संख्याएं, बात एक ही है। समझ रहे बात को, कि दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्लियर है बात। ये बताओ तुम कि अगर मैं 18 और 25 लिखता हूं तो इनका एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ, एक होगा कि नहीं भाई। 18 और 25 में एक को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एक। अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक है तो दोनों की दोनों संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्लियर होगी बात। तो हमेशा फैक्चुअल बात है कि दो सहभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, एक होता है। याद रखना इसको, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है बात, समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 38। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर क्या होगा। भाई 4, 5, 6 का भी एलसीएम निकालना, 5, 6 और 9 का भी एलसीएम निकालना। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम अगर निकालते हो तो सबसे पहले तुम 4, 5 को देख लो। 4, 5 का एलसीएम 20, 20 में किसकी कमी है, 3 की, 20 थी 60, तो इनका जो एलसीएम आया ऊपर वाली संख्या होगा तो 60 आ गया क्या है भाई। इनका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 60 आ गया इनका, इन तीन संख्या होगा। या फिर तुम इस तरीके से भी देख सकते हो कि 6 एलसीएम होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर एलसीएम होगा, मतलब 4, 5, 6 में जो बड़ा नंबर होगा वो एलसीएम होगा, या फिर उसका मल्टीपल एलसीएम होगा। 6 तो एलसीएम हो नहीं सकता क्योंकि 4, 5 से कटेगा नहीं, तो तुम 6 का पाड़ा पढ़ो, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, कोई नहीं मिलेगा, 6 ढाई 60, 60 एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों से कटेगी। ठीक है, या फिर तुम देख लो जो छोटे नंबर पकड़ लो, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा 20, तो 20 में 2 तो छिपा हुआ है, 20 में 2 तो है, क्योंकि 6 का मतलब 2 ये 6 है, तो 20 में 2 तो है, 3 तो नहीं है ना, तो 20 में 3 की और मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 3 60, एलसीएम 60 आ गया। ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आगे समझ। चलो अब ये कह रहा है कि 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज, यानी कि यहाँ पे भी 5, 6 और 9 का एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो भाई 5 और 6 का एलसीएम तो कितना हो गया 30, 30 हो गया, लेकिन 9, ये 9 है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 में 2 3 है, कितने 3 है 2, और ये 5 अंक 30, 30 में कितने 3 है, एक ही तो 3 है, एक ही तो 3 है। 9 में कितने 3 है, 2 3 है, तो 30 में एक 3 तो आ चुका, एक 3 की कमी है, तो 30 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 हो जाएगा, इसमें भी 30 3 90, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो एलसीएम हुआ, इनका जो एलसीएम हुआ वो कितना आ गया 90। ठीक है, क्या आ गया 90 आ गया। कोई दिक्कत का अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटेगा, ये सांप वाली आकृति दिख रही है, इसका मतलब अंतर है। ठीक है ना, अंतर क्या आ गया 30, तो आंसर क्या आ गया, ये ऑप्शन। आगे समझ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, एलसीएम एचसीएफ निकालने में तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर अब भी डाउट है तो भाई पहले क्लास देख लो, एचसीएफ एलसीएम की जहां मैंने सिखा रखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। 210 के, देखो ये बहुत फेवरेट नंबर है एग्जामिनर का, खासकर यूपी टेट सी टेट वालों के लिए 210, समझ रहे बात को, 210 इंपॉर्टेंट है काफी। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, तो सर्वप्रथम हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है ना, 3 7 21 हो गया, और 0 का मतलब 2 गुणा 5, तो क्या करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो पावर कितनी है, एकक पावर है,
और ये क्या पूछना चाह रहा, धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछना चाहता है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ रहा है, ये योगफल पूछ रहा है। और योगफल के लिए मैंने तुम्हें बताया ही था कि भाई 0 से शुरू करते हैं और पावर तक चलते हैं, है ना। तो 0 से शुरू करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 तक जाना है, ठीक है ना, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक जाना है, ठीक है। 5 की पावर 0 इंटू प्लस है ना बीच में यहाँ पे, प्लस 5 की पावर 1 तक जाना है, इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 तक जाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब इनको जोड़ लो बस, अब कुछ करने वाली चीज इसमें रही नहीं। 2 और 1 3, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 8, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे। 3 चौक 12, 12 छिक 72, 72 अट्ठे 72 अट्ठे, 8 दूनी 16 का 6 का, 8 से 56 और 1 58, 586 आया। कहीं गड़बड़ कर दी गया, 8 दूनी 16 का 6 का, हासिल लगू 1, 8 सत्ती 56 और 1 57, 57 होगा, ठीक है ना, 576। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ठीक है ना, 576। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा। तो नंबर ऑफ फैक्टर में सिखा चुका तुम्हें, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट होगी नहीं। तो टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे बात को बस। बाकी तो मैंने तुम्हें बढ़िया नंबर पे प्रैक्टिस करवाई, ठीक है। चलो नोट कर लिया भाई, कर लिया नोट। चले अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा कि 21 और 49 के बीच, यानी कि ना तो 21 को लेना ना 49 को लेना, इनके बीच की बात चल रही, ठीक है ना, इनके बीच की बात चल रही, जो 7 का गुणज हो, 7 के गुणज। तो 7 से 21, 21 को लेना नहीं है, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, बस 7 सती 49 ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 49 को तो लेना नहीं। तो इनका योगफल आ गया, क्लियर होगी बात। 7 के गुणजों का योगफल, योगफल डिवाइड करना है, फिर किसको, इसको डिवाइड करना है, किससे करना है भाई, 25 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, यानी कि एचसीएफ से डिवाइड करना, एचसीएफ से डिवाइड करना है, इसका मतलब 5 पंजे 25, 5 छंग 30, यानी कि 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कह रहा कि बराबर होगा, तो जोड़ लो भाई, भाई 2 तो इसको दे दो, 30 और 40 70, 70 और 30 100, 105 हो गए तो पूरा। तो 105 बटे 5 कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा 21। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे काम करना है हमें, ठीक है। 21 और 49 के बीच की बात कर रहा था, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमें ना तो 21 को इंक्लूड करना और ना ही 49 को इंक्लूड करना, इसको छोड़ देना है, ठीक है। इनके बीच में जो 7 का मल्टीपल होगा वो 28 होगा, 35 होगा, 42 होगा, उनके योगफल को 25 और 30 के एचसीएफ से डिवाइड करना है, और 25 और 30 का जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा, 5 से डिवाइड करके आंसर हमारा 21 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है सबके। चले भैया अगले क्वेश्चन पे, चलो फिर नोट कर लिया सबने। चलो क्वेश्चन नंबर 41। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ये तुम अभी के अभी मुझे करके दिखाओ। बढ़िया भाई गजब, तुम तो रट्टेदार आंसर दे रहे आजकल है। अच्छा सब सेट कर दिया पहले ही है, चलो बाकी तुमने नहीं किया, तुमने तो दिखाइयो, मैं दिखाता तो कम से कम, देखो मेहनत, ये मेहनत है, ये मेहनत है। सारे नोट्स बना रखे हैं, यानी कि घर पे बढ़िया तैयारी चल रही। अच्छा जितना भी यूट्यूब पे है सारा का सारा मतलब छाप दिया एक का क्वेश्चन, मतलब लगभग वही है। तुम तो नहीं करते शायद ऐसा, है ना, कल बाद में यूट्यूब पे देख लेंगे कर। अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है, चलो फिर ठीक है। देखो एचएफएल से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की इसी को ही पढ़ लो बस, ठीक है ना। यहाँ से सवाल आओगे इसमें से मिल जाएगा। तो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछ लिया भाई। तो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, तो पहले क्या करोगे तुम, 96 के फैक्टर कर लो। 96 के क्या कर लोगे, फैक्टर। 16 छिक्कम 96, है ना, या 32 तिये 96, और 32 का मतलब 2 की पावर 5 और गुणा 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या,
कोई डाउट तो नहीं। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, तो पावर इसकी कितनी होगी 1, ठीक है ना। योगफल पूछ रहा है तो गुणनखंडों की संख्या तो नहीं पूछ रहा, तो योगफल पूछ रहा है, यानी कि 2 की पावर 5 तक जाना है 0 से शुरू करके, ठीक है ना। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, कोई दिक्कत। इनटू 3 की पावर 1 तक जाना है 0 से शुरू करके, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है ना। वो एक जीपी का भी फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम इसी पर काम कर लो, ठीक है ना। एक दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इस बात को, लेकिन तुम इसी पर काम करो। भाई ये बताओ 2 की पावर 5 का मतलब, देखो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 16 और ये हो गया 32, क्लियर। इनटू ये 3 का मतलब कितना, 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस 3, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, सबके समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जोड़ते चलो, देखो यहाँ पे जोड़ते चलना है अब इसको, ठीक है ना। 32 और 8 को जोड़ दूं तो कितना 40, 16 और 4 को जोड़ दूं तो कितना 20, 60 तो यही हो गया, 16 और 4 20, 32 और 8 40, 40 और 20 कितना 60, 60 और 3 जोड़ दूं 63, तो एक टोटल कितना आ गया यहाँ पे 63 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। इनटू 4 आ गया, 3 और 1 4, 4 3 12 का 2 का हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, 252, तो ऑप्शन में मौजूद है 252, जो कि दूसरा ऑप्शन है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो करिए होगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया जल्दी से। हम्म हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चलो अगले पे, क्वेश्चन नंबर 42। अब बेटे 30 36 और 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है भाई वो, यहाँ पे वो पूछना चाहता है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन, कि 30 36 और 42 का एलसीएम और 30 36 42 का एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, ये चीज पूछना चाह रहा। कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसका मतलब दो संख्या रही होगी कोई, दो संख्या रही होगी कोई, उनका गुणनफल पूछना चाह रहा। लेकिन यहाँ पे हमें 3 संख्या पे काम करना, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो इनका होगा, या 3 संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो इनका होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो भाई 30 36 और 42 का अगर तुम्हें एलसीएम निकालना है, 30 36 और 42 का एलसीएम कैसे निकाल लोगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। भाई 6 7 42, 6 में भी है, 6 6 36, 6 का स्क्वायर है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर 36 है, और 6 में भी था, 6 पंजे 30 यहाँ पे भी थे, तो 36 तो लेना ही लेना है, 6 का स्क्वायर बड़ी पावर लेते हैं ना, तो 36 तो लेना ही लेना है, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 5, यहाँ कितना बच गया 7, तो 7 पंजे 35, 35 गुणा 36 करोगे, यानी कि 35 गुणा 36 करोगे, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। 35 गुणा 36 यानी कि 36 तो लेना ही लेना है, 36 गुणा 5 और गुणा 7, और 36 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 6 का स्क्वायर हो गया, 36 पंजे 180, 180 गुणा 7 18 सत्ते 126, 1260 आ गया, इसका मतलब कितना आ गया 1260, तो एल्शियम आ गया हमारा 1260। ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं, ये 1260 कैसा आया ये बता दो, समझ में आ गया क्या, आगे सबके समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में, ठीक है ना। क्योंकि 6 तो इसमें भी मौजूद है और 6 इसमें भी मौजूद है, और यहाँ 6 का स्क्वायर है, तो हम बड़ी पावर देते हैं कि नहीं, 6 का स्क्वायर लिया जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 पूरा का पूरा ले लिया। यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 7, तो 5 सत्ते 35 यानी कि 5 गुणा 7 और लेना है। 36 पंजे 180 होता है और 18 सत्ते 126 होता है,
होता है कि नहीं, 126 और एक जीरो और यानी कि 1260, ये हो गया एलसीएम। अब बात करें इनके एचसीएफ की, तो एचसीएफ कैसे होगा, देखो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों में दिख रहा हो तुम्हें, ठीक है ना, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सते 42, तो 6 नंबर ऐसा है जो तीनों को काटता है, 6 से बड़ा नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को काट दे। तो 6 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया, 6 क्या हो गया, एचसीएफ। मल्टीप्लाई कर दो, 6 जीरो जीरो, 6 चंग 36 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 और 1 7, 7560 जो कि फोर्थ ऑप्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है, इस तरीके से करना, ठीक है। तुमने तो, तुम्हारी में कॉपी चेक कर रहा, तुमने तो ये ऐसा कर रखी है सबने, 30 36 42 ऐसे लिख लिख के, ऐसे लिख लिख के कर रखे सबने, है गुणनखंड विधि से क्यों नहीं करते तुम, जल्दी होगा। अरे 6 सते 42, 6 का स्क्वायर, देखो 6 सते 42, 6 का स्क्वायर ही हो गया, और 6 पंजे 30, बड़ी पावर लेनी ना हमें कॉमन फैक्टर की, तो 6 का स्क्वायर बड़ा है, 6 का स्क्वायर 36 तो लेना ही लेना है, यहाँ 5 बचा और यहाँ 7 बचा, बच्चा कुछ अभी ले लो, 5 गुणा 7, ये एलसीएम बनेगा। कितना सिंपल है तरीका, ठीक है, पर तुम नए तरीके पे कुछ जाने ही नहीं चाह रहे। चलो खैर, जो तुम्हारी मर्जी, सवाल सही होना चाहिए बस, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 43, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल जो 7 के गुणज है निम्न में से कौन सा है, बताया किसी ने करा, ये नहीं हुआ। चलो 7 का गुणज है, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या होगा जो 7 के गुणज है। पहले मुझे एक बात बताओ, 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो 84 के, 12 सते 84 हो गए, 12 सते 84, ठीक है ना, तो 12 का मतलब 4 तिये 12, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणा 3, 4 तिये 12 सते 84, बोलो यही हो गया क्या, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, 21 चौका 84 भी होता है, 12 सते 84 भी होता है, जैसे भी तुम्हें उचित लगे वैसा काम कर लो, ठीक है ना। तो 84 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिए। अब ये कह रहा है कि 7 के गुणज होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई मैं यहाँ पे 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, या फिर यहाँ पे कुछ और लिख लो, 1 2 लिख लिया, 1 3 लिख लिया, 1 5 लिख लिया, क्या ये 7 से कटेंगे? मान के चलो ये भी एक फैक्टर है अपने आप में, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल तो नहीं है ना। तो 7 का मल्टीपल करने के लिए मैं 7 को बिठा दूं सबकी साथ, ठीक है ना, 7 दूनी 7 तिये 7 पंजे 35, यानी कि किसी भी संख्या को 7 का मल्टीपल बनाने के लिए, 7 से कटने वाली संख्या बनाने के लिए 7 की मिनिमम पावर 1 चाहिए, चाहिए कि नहीं, 7 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? और हमें निकालना है योगफल, हमें निकालना है योगफल, यानी कि अगर 7 का मल्टीपल करना है तो 7 की मिनिमम पावर हमें 1 चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 7 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। बस 2 और 3 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, 7 से मतलब है क्योंकि 7 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2 तक जाना है, 0 से शुरू करोगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, किस्सा खत्म 2 का। 3 की पावर 1 तक जाना है, 0 से शुरू करोगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब मुद्दा यह है कि 7 का मल्टीपल बनाना है तो 7 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। तो 7 की मिनिमम पावर अगर 1 चाहिए तो 7 की पावर 0 से शुरू नहीं करोगे, क्योंकि मिनिमम पावर 1 से शुरू करना। बात समझ में आई? ठीक है, तो 7 की पावर 1 से शुरू करोगे और 1 तक ही तो जाना था, 1 ही लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट? तो का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये तो 7 आ गया, इंटू 3 की पावर 1 यानी कि 3 और 1 4, ये 4 आ गया, इंटू ये 7 ही बचेगा। 7 चौक 28 गुणा 7 कितना आ गया, 28 गुणा 7, 7 अटी 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, यानी कि 196 आंसर आ गया, और जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। कोई दिक्कत? कितनों ने कर लिया था ये क्वेश्चन को? ठीक है, 2 3 4 बच्चों ने किया, तो समझ में आया? भाई किसी चीज का भी मल्टीपल बनाना, अब ये देख लो उसकी मिनिमम पावर क्या चाहिए तुम्हें, है ना। अगर मुझे 18 का मल्टीपल चाहिए, 2 नंबर 18, तो 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए और 3 की मिनिमम पावर 2 चाहिए, यानी कि जब योग करोगे, योगफल निकाल लोगे, 2 की पावर 1 से शुरू करोगे, 2 की पावर 0 से शुरू नहीं होगा। 3 की पावर 2 से शुरू करोगे, 3 की पावर 0 से शुरू नहीं करोगे,
क्योंकि 18 का मल्टीपल बनाना है। बात समझ में आई? ठीक है। अगर मान के चलो मुझे 24 का मल्टीपल बनाना, 24 का, 8 3 24, 2 की पावर 3, 8 3 24, 3 की पावर 1। तो 24 का मल्टीपल बनाने के लिए दो कितने चाहिए मुझे? 3 दो चाहिए, यानी कि 2 की मिनिमम पावर मुझे 3 चाहिए और 3 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। जब हम योगफल करते हैं तो 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं, तो 2 की पावर 0 से शुरू नहीं करना, 2 की पावर 3 से शुरू करना है। ठीक है, 3 की पावर 0 से शुरू नहीं करना, 3 की पावर 1 से शुरू करना है। समझ रहे बात को? क्योंकि मुझे मल्टीपल 24 का बनाना है। अगर मुझे 7 का मल्टीपल बनाना था तो 7 की पावर 0 से शुरू नहीं करोगे, 7 की पावर 1 से शुरू करोगे। ये 4 कैसे आया? 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है और 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 बनेगा। ये बस ऐसे लिख दिया मैंने हाथ से, ऐसे बना। और हाँ, तो क्या होगा? अरे बताओ भाई कैसे बच्चे हैं? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 को नहीं जोड़ पा रहे। 3 की पावर 1 का मतलब 3, और दुनिया का कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो उस बात का मतलब 1 होता है, और बीच में प्लस का निशान है, तो 3 और 1 4 होगा। भाई हमने तो यही पढ़ा, 1 + 3 4 होता है। हैं? हैं? नहीं, शॉर्टकट कहाँ मार दिया? बस ये तो मुझे लग रहा कि तुम होशियार बच्चे हो गए अब। हैं? चलो, समझ में आ गया ना? चल अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, अब गुणनफल की बात कर रहा है कि 36 के और 48 के जो कॉमन गुणनखंड होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे, उनको सबको बिठा दो आपस में, है ना? गुणनखंडों का गुणनफल 999 + 9 गुणा कुछ भी मान लो, यहां पे मान लेते हैं हम कुछ भी, x मान लो, ये x है, तो रिक्त स्थान में संख्या होगी, x की वैल्यू निकालनी कुल मिला के, ये बात है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तुम 36 को पकड़ लो भाई, ये 36 लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर हम 48 को ले लेंगे, ये यहाँ पे मैंने 48 लिख लिया, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ 36 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा क्या? 36 2 से भी कटेगा, 36 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से, और फिर 36 से। और तो नहीं है कोई नंबर? रह तो नहीं गया? रह तो नहीं गया? 48 को पकड़ लो, 48 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, और 24 से कटेगा, और 48 से कटेगा। कुछ रह तो नहीं गया? मुझे लग रहा कुछ रह गया हो। 16 रह गया, है ना? 12 के बाद 16, 16 थी 48, 16 के बाद 24, 24 के बाद 48, ठीक है ना? और नहीं रहा। और वैसे भी तुम चेक कर लो ना, 48 है, 16 थी 48, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 आओगे ना, 16 थी 48, 2 की पावर कितनी? 4, 16 थी 48। भाई 4 को 5 लिखो और 1 को 2 लिखो, 5 दूनी 10, 10 फैक्टर बनने चाहिए। क्या ये 10 है? काउंट करिए, 3 और 3 6, और 3 9 और 1 10, 10 ही है, 10 फैक्टर बनेंगे इसके। ठीक है, उसको भी चेक कर लो। इसी तरीके से 36 है, 36 का मतलब 9 चौक 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 3 3 3, 9 बनेंगे, तो क्या है 9 ही है। ठीक है, 9 से ज्यादा तो नहीं आए। चलो, तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि भाई फैक्टर हमारे ठीक ठाक है कि नहीं। क्लियर होगी बात? अब हमें देखना है कॉमन क्या है। भाई कॉमन 1 है, इधर भी 1 है, 2 है, इधर भी 2 है, 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर 12 है, इधर भी 12 है। क्लियर? और तो नहीं है? अब इन्हीं की मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12। क्लियर होगी बात? करो मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 2 3 6 24, 24 और 12 6 72, 72 × 24 कितना? 1728 आया। तो ये हो गया हमारा 1728। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 1728। और ये यही कह रहा था कि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल क्या कर दिया हमने?
गुणनफल। तो ये 1728 किसके बराबर हो गया? ये 1728 किसके बराबर हो गया? बराबर 999 प्लस 9x के बराबर हो गया। और हमें x की वैल्यू निकालनी। 1728 में से 999 घटाओ जरा, 729 आ गया। 729 आ गया तो 9x बराबर 729। तो x बराबर कितना आ गया? 9 8 72, 9 कम 9 81 है क्या ऑप्शन में? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ रही क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? ठीक है। तो इस सवाल में इसने थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दिया। सीटेट 2016 में जो ये क्वेश्चन आया था, तो बढ़िया क्वेश्चन दिया। कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने समझते ही रह गए होंगे कि करना क्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि 36 और 48 के सार धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 999 प्लस 9x है, तो x का मान निकालिए। तो हो गया भाई, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। कह रहा कि 36, 54 और 60 का सबसे बड़ा सार गुणज, यानी कि सबसे बड़ा सार गुणज। अच्छा, सबसे बड़ा सार गुणज हो सकता है कुछ? तो प्रश्न गलत दे दिया। यहाँ छोटा सार गुणज होना चाहिए, तो सब सही कर लो भाई। है तो गलत कर रहा ना, ये गड़बड़ कर दिया इसने। सबसे बड़ा तो अनंत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है। इसको छोटा कर लो पहले, तो कर लोगे? देखो बुक जैसे ही लिख दिया गया है, छोटा। ठीक है, ये हो गया छोटा सार गुणज। तो सबसे छोटा सार गुणज, यानी कि हमें सबसे पहले क्या निकालना? एलसीएम। तो इनका निकालना है हमें एलसीएम। क्या निकालना है भाई? एलसीएम, पहली बात। और उसको डिवाइड करना है 90। किससे डिवाइड करना है भाई? 90 से। यही तो सवाल रह गया मेरा कि एलसीएम को 90 से डिवाइड कर लो। एलसीएम को 90 से डिवाइड कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? ये 27 दूनी 54 है क्या? और ये 9 चौक 36 है क्या? तो 27 और 9 में 27 बड़ा है, 3 की पावर 3 देगा, और ये 3 की पावर 2, तो 27 तो कंपलसरी हो गया। 27 तो आएगा ही आएगा। बोलो, 27 तो आएगा ही आएगा। ये 20 30 60 है क्या? तो 3 तो आ गया इसमें, 27 भी आ गया इसमें, 9 भी आ गया इसमें। यहाँ पे 4 बच गया, और यहाँ पे 4 पंजे 20 बच गया, यानी कि 4 यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ 4 था 4, तो एक 4 भी आवेगा। बोलो, एक 4 भी आवेगा। समझ रहे बात को? इसमें 5 रह गया बेचारा, तो 5 को भी ले लो। इसमें 2 रह गया था, 2 4 में घुस गया। यहाँ पे 9 चौक 36 4 आ गया। ये बन गया तुम्हारा एल्शियम। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? आगे समझ में? ठीक है, और किसी के समझ में आ गए सबके? तो ये 27 दूनी 54 था, ये 9 चौक 36 था, तो 27 तो आना ही आना है, क्योंकि इसमें केवल एक 3 है, इसमें 3 3 है, और इसमें 2 3 है। तो बड़े वाला होगा ना, 3 3 होगा ना, 3 3 का मतलब 27 हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या बच गया? 20 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? 4 बच गया, और 20 में 4 भी है, 5 भी है, और यहाँ पे 36 में 4 है, तो 4 लिखोगे पूरा का पूरा। और यहाँ पे 27 27 दूनी 54, 2 था, 2 में 4 आ गया, एक 5 बच गया था, 5 और ले लिया। ठीक है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 27 दूनी 54, 540 आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना? 540, और 540 को 90 से ही तो डिवाइड करना, तो आंसर कितना? 6, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? समझ गए बात को? तो देखो, कई बार एग्जाम में सवाल गलत आ जाते हैं। समझ रहे बात को? जैसे कि यहाँ पे बड़ा सार गुणज था, तो क्या होगा इस सवाल में ना, बच्चे गड़बड़ करेंगे, सोच ही नहीं पाएंगे कि सही है कि गलत है। तो तुम्हें अगर नॉलेज है हर चीज की, तो तुम समझ जाओगे कि ये सवाल गलत था, यहाँ पे छोटा होना चाहिए था। यहाँ पे बात समझ में आ रही? ठीक है ना? सबको मिलेगा नंबर तो वैसे तो। हाँ, ठीक है ना? तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना, कभी एक ही क्वेश्चन में लगे जाओ। ईगो पे ले लो बात को कि ये हो क्यों नहीं रहा, है ना? ईगो में मतलब बिल्कुल भी वो नहीं बनना, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 46, 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? भाई एल्शियम, भिन्न का एल्शियम मैंने तुम्हें बताया था, अंश का एल्शियम निकलेगा। 2 3 का एल्शियम 6 ही होगा, 3 4 का एल्शियम 1 होगा, 6/1, यानी कि आंसर क्या होगा? 4। वो सॉरी, चौथा ऑप्शन 6। आगे समझ? कोई डाउट? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। देखियो भाई,
4 3 12, 12 7 84, एचसीएफ कितना आ गया? 7 आ गया। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? 7 चौक 28 होगी आंसर। ये रहा। आई नहीं बात समझ में? अरे एचसीएफ निकालना है तुम पे, एलसीएम को रेशियो के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। रेशियो प्रोडक्ट कितना? 4 3 12, 12 से डिवाइड करोगे एलसीएम को 7, 7 क्या निकलेगा? एचसीएफ, एचसीएफ 7 निकला, 7 चौक 28, बड़ा नंबर पूछ रहा है 7 चौक 28, तो आंसर कितना हो गया? ये हो गया। तो भाई पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, सवाल बताओ है, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? तो मैंने सब कुछ बता रखा तुम्हें कि एलसीएम को रेशियो प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे तो एचसीएफ निकलेगा, यानी कि एचसीएफ इंटू आरपी बराबर होता है एलसीएम के। तो 4 3 12 7 84, तो एचसीएफ कितना आ गया? 7 और 7 चौक 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 और 400 के बीच में 30 और 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सारगुणज 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड बराबर है। बताओ किसने कर लिया? कितनों ने कर लिया इस सवाल को? तुमने किया बस, और किसी ने? और किसी ने नहीं किया? क्यों हुआ नहीं? देखो जरा सवाल को देखो बहुत प्यार से। 200 और 400 के बीच की बात चल रही क्या? 30 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। सबसे छोटा सारगुणज का मतलब एलसीएम निकालना। किसका निकालना है एलसीएम? 30 का, 45 का, 60 का। तो 30 और 60 का एलसीएम बताओ पहले कितना होगा? 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60 ही तो होगा। 30 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 60 ही तो होगा। मानते हो मेरी बात को? तो 60 हो गया भाई 30 60 का, यानी कि हमारे पास एक नंबर 60 है। अब 60 का और 45 का निकालना है एलसीएम तुम्हें, 60 का और 45 का। तो 60 और 45 में 60 होना चाहिए था, 60 45 से कटेगा नहीं, 60 का पाड़ा पढ़ दो, 60 दूनी 120, 120 45 से नहीं कटेगा। 60 तिये 180, 180 बताओ 45 से कटेगा क्या? 4 बार कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, है ना? तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम आ गया तीनों का, क्या आ गया? 180 आ गया क्या? ये बताओ इस बात से, मेरी बात से सहमत हो क्या? सहमत हो? 30 60 का एलसीएम 60, 60 और 45 का एलसीएम निकालना था। 60 और 45 का एलसीएम मैंने बड़े नंबर का पाड़ा पढ़ दिया, क्योंकि 60 तो 45 से कटेगा नहीं, 60 दूनी 120, 120 45 से कटेगा नहीं, 60 दिए 180, 180 45 का 180 होता है। तो इसका मतलब 60 का और 45 का एलसीएम 180 आ गया। लेकिन दिक्कत यह है कि वो कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में हो, 200 और 400 के बीच में हो, तो 180 200 400 के बीच में नहीं है, ठीक है ना? तो ये तो सबसे छोटा सारगुणज आया ना, ये सबसे छोटा सारगुणज आया ना, सबसे छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए, है ना? जो तीनों से कट जाए, इससे छोटा नंबर तो नहीं हो सकता जो तीनों से कट जाए। बड़े तो बहुत है, 180 के जितने भी मल्टीपल होंगे सारे बड़े बड़े होंगे, लेकिन हमें 200 और 400 के बीच में रखना है। तो 18 दूनी 36, 360 आ गया। 18 तिये 54, 540, तो इससे बाहर चले जाएगा रेंज से, ठीक है ना? 18 दूनी 36, तो इसका मतलब 360 आ गया। कितना आ गया? 360। 18 दूनी 36, 360, जो कि 200 और 400 के बीच में है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? भाई तुम बताओ, तुम समझ में आ रहा क्या? तुम फिर ऐसे क्यों देखो? मुझे कई बार घबराहट चढ़ जाएगा, पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। मतलब सवाल को इस तरीके देख दिया, पता नहीं खाओगे अभी है। चलो खैर, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है? यहां ध्यान दो। तो भाई 180 आ गया एलसीएम, 180, जो कि 200 और 400 के बीच में नहीं है। तो 18 का पाड़ा पढ़ो, यानी कि 180 का पाड़ा। 18 दूनी 36, 360, 18 तिये 54, 540, इससे बाहर निकल जाएगा रेंज से। 18 दूनी 36, 360 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है अब, ठीक है? 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड, यानी कि एचसीएफ निकालना भाई। 15 24 और 45, ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और 15 को भी काट दे, 24 को भी काट दे और 45 को भी काट दे। मुझे 3 पंजे 15 दिख रहा है, 15 में 3 भी है 5 भी है, लेकिन 5 से 24 नहीं कटेगा तो 3 होगा। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया भाई? 3 आ गया। बीच में भाग का निशान है तो भाग कर दो उसको, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 120 आंसर आ तो गया। क्लियर होगी बात? समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो किस तरीके से करना भाई? एलसीएम एलसीएम निकालना है तो छोटी बात होगी अब, है ना? ये तो तुमने सीख लिया, अब तुम कैसे भी निकाल लो। अब मैं फिर वही तरीके अपनाऊं तो फायदा कुछ नहीं है ना? तो आसान तरीके से कैसे एलसीएम निकालना, उस पर काम करना तुम्हें। और आसान तरीके से तभी निकल पाओगे जब तुम नंबरों के साथ खेलना शुरू करोगे। नंबरों के साथ खेलना है बस, ठीक है ना? कैलकुलेशन मजबूत करनी है अपनी, ठीक है ना? जैसे कि 30 60 को देख के एलसीएम 60 की याद आ गई, है ना? 60 45 को देख के 180 याद आ गई, है ना? समझ गए बात को? ठीक है, चलो। क्या
याद नहीं आती अभी, आने लग जाएगी धीरे धीरे, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा याद, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 108 और 144 का लहजा क्या होगा? 432 सिंपल है, कर लिया होगा तुमने, मैं ही कराऊंगा इसको भी। 16 निम्मा 144 हो गया, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 27 चौका 108 हो गया क्या, 3 की पावर 3, 27 चौका 2 का स्क्वायर। बताओ 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो गया, 3 की पावर 3 यानी कि 27 हो गया, कर दो मल्टीप्लाई। 27 चौका 108 हो गया ना, तो 16 सत्ते 112, 11 हासिल, 16 दूनी 32, 32 और 11 43, खत्म बात, 432। आई नहीं बात समझ में? तो चाहे तो इस तरीके से कर लो, जो अपना तुम्हारा फेवरेट तरीका है, ऐसा लिख लिख के और काटते जाओ, काटते जाओ। फिर इस तरीके से 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर काटोगे 27, फिर काटोगे 36 दूनी 72, फिर काटोगे 27 कटेगा नहीं, 18 दूनी 36, फिर काटोगे 27, ये 9 आ गया। अब आया 3 का नंबर, 3 हम 27, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 कम 3, फिर 3 लिखोगे, फिर सबको बिठाओगे आपस में। तो ये कोई तरीका थोड़ा ही है सटीक आंसर आवे, इससे सटीक नहीं आंसर आता क्या भाई? 108 है, 12 निम्मा 108 याद आ गया, उससे कर लो। मेरे तो 27 का 108 याद आया था। 27 का मतलब मैं ऐसे नंबरों में तोड़ता हूं हमेशा जो खुद उसी की पावर बने जाए। 27 है, 3 की पावर 3 बनेगी, और 4 है, 2 का स्क्वायर बनेगा। समझ रहे बात को? ये है 144। वैसे तो 12 12 144 हो गए, 16 निम्मा 144 हो गए, तो मेरे 16 निम्मा 144 याद आया। मैं भी तो इंसान हूं, तो सीखना तुम्हें भी, प्रैक्टिस तो तुम भी करोगे ना भाई। आज अंत हो गया, आज अंत हो गया अच्छे पेल्शियम का, कोई दिक्कत तो नहीं? तो जितना मैंने अच्छे पेल्शियम पढ़ाया है इसको पढ़ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? मिलेंगे फिर कल।